हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में मैंने बेटा फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक जो लिया था वो इलेक्ट्रिक चार्ज लिया था और कूलम लॉ लिया था। इसी चैप्टर की सेकंड एमसीक्यू वीडियो जो मैं दे रहा हूँ आपको बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर स्ट्रेस ज़्यादा देंगे। असली बेटा मार इन्हीं से होगा। बोर्ड कुछ रूल्स लगा रहा है इस बार शायद कि 50% बोर्ड एग्जाम का भी होगा और 50% आपका जेई मेंस या नीट का स्कोर भी होगा आपके सिलेक्शन में। तो बट अभी वो क्या होगा वो तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ बेटा इस बात को जरूर देख करें कि एमसीक्यू पोर्शन हमारा कितना स्ट्रांग है वो हम जरूर देखेंगे। और एमसीक्यू अगर स्ट्रांग होंगे ना बेटा तो सब्जेक्टिव भी आपके स्ट्रांग होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का। अ चार्ज Q इज एट द सेंटर। देखो ये दो चार्जेस हैं बेटा, Q और Q, और ये Q चार्ज सेंटर पे है। ठीक है, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी r हो गई बेटा और ये डिस्टेंस भी r हो गई, राइट। अब वो कह रहा है बेटा सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब हर चार्ज का नेट फोर्स 0 होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिस्टम का होता है हर चार्ज पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस वाले जो मिडिल वाला चार्ज है बेटा इसमें तो नेट फोर्स 0 होगा ही होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा और ये वाला भी रिपेल करेगा, तो दोनों फोर्सेस कैंसिल कर देंगे, यानी F1 F2 हो जाएगा। तो ये तो इक्विलिब्रियम में हो गया बेटा। अब कॉर्नर में से किसी एक चार्ज का भी इक्विलिब्रियम करेंगे। तो इस वाले Q को बेटा ये वाला Q क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये F1 आ गया, और ये वाला सेंटर वाला Q क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करना चाहिए ना, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब ये वाला चार्ज बेटा नेगेटिव होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तभी तो नेट फोर्स 0 आएगा बेटा। हर चार्ज पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो कॉर्नर में से किसी एक को ले लिया। अब F1 F2 होना चाहिए। F1 की वैल्यू क्या है बेटा, F1 F2 होना चाहिए। F1 की वैल्यू क्या है बेटा, F1 किसकी वजह से फोर्स है, इस वाले Q की वजह से, Q by 2r का होल स्क्वायर। और F2 किसकी वजह से फोर्स है बेटा, इस वाले Q की वजह से, Q by r का स्क्वायर। ये आ गया बेटा Q स्क्वायर by 4r स्क्वायर, Q by r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, Q से एक Q कैंसिल हो गया, तो Q की वैल्यू क्या आ गया बेटा, Q by 4, बट दिस शुड बी नेगेटिव, तो r आंसर शुड बी नेगेटिव। इट मींस कौन सा सही है बेटा, बी पार्ट सही है। क्लियर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस इक्विलिब्रियम में, तो आपको ये कंडीशन रखनी है कि वे हर चार्ज पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। कोई एक इंडिविजुअल चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं कह रहा, वो सिस्टम का मतलब नेट फोर्स और ईच चार्ज शुड बी 0, यानी हर चार्ज पे दो फोर्स लगेंगे और नेट फोर्स 0 जब होगा बेटा जब वो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे चले आप, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इनसाइड अ हॉलो चार्ज कंडक्टर द पोटेंशियल इज, यस, हॉलो चार्ज कंडक्टर द पोटेंशियल इज, हॉलो चार्ज कंडक्टर। अब देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, हॉलो चार्ज कंडक्टर आपने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में पढ़ा होगा बेटा। किसी भी हॉलो कंडक्टर को शेल को अगर हम Q चार्ज देते हैं बेटा तो वो चार्ज सारे का सारा सरफेस पे होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है बेटा, तो V कांस्टेंट हो गया। क्यों, क्योंकि E क्या होता है बेटा, dV/dr, और E 0 है तो dV/dr भी 0 हो गया, इसका मतलब V कांस्टेंट हो गया। और V की वैल्यू बेटा अंदर हर जगह वही होगी जो सरफेस पर है, इसका मतलब V की वैल्यू इसमें अंदर हर जगह क्या होगी बेटा, dV/r, अगर r रेडियस है स्फीयर की, राइट। समझ में आ गया बेटा बात, क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल इज कांस्टेंट एवरीवेयर इनसाइड द शेल। ठीक है, लॉजिक भी समझ में आ गया, क्योंकि इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में पढ़ा था हमने, फर्स्ट एप्लीकेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो V कांस्टेंट होगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, टू स्मॉल स्फीयर्स ईच कैरिंग ए चार्ज Q, दिस इज Q, छोटा लिखा है, थोड़ा बड़ा कर देना बेटा।
are placed meter apart. If one of the sphere is taken around the another one in a circular path of radius r, the work done will be equal. Yes, beta. देखो ये क्यों है? Two small spheres each carrying a charge q are placed r meter apart. Yes. This is r, small r लिखा हुआ है ना, are placed r meter apart. Two small spheres each carrying a charge q, यानी दोनों q हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस r है. Right? If one of the sphere is taken around the other one in a circular path, अब एक को हम बेटा दूसरे के अराउंड सर्कुलर पाथ पर ले रहे हैं बेटा, तो ये पहली बात तो बेटा ये है कि ये वाला सर्कुलर पाथ पर जब ही घूम सकता है जब ये चार्ज नेगेटिव हो. बट हमने वो अपने आप ही घूम रहा है, हमने घुमाना है. तो हमें जब घुमाना है बेटा सर्कुलर पाथ पर ले रहे हैं तो चार्ज जो हमारा बर्गन का फॉर्मूला होता है बेटा, बर्गन होता है q इंटू वी बी माइनस बी, राइट. इस चार्ज को बेटा, इस वाले चार्ज को हम कहीं पर भी ले जाएंगे दूसरे स्फीयर पे, इससे क्लियर, कहीं पर भी ले जाएंगे तो क्या होगा बेटा, पोटेंशियल जो निकालेंगे वो फिक्स चार्ज की वजह से निकालेंगे. फिक्स चार्ज सेंटर पर है तो इसकी वजह से पोटेंशियल हम अराउंड द पाथ इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, राइट. द बर्गन बाय द बर्गन विल बी इक्वल टू, बर्गन पूछा है बेटा, तो q. अब बेटा ये सपोज a पॉइंट है, ये सपोज b पॉइंट है, हम a से b ले गए या पूरे कंप्लीट पाथ पे ले गए, पोटेंशियल हमेशा फिक्स चार्ज की वजह से निकालेंगे और फिक्स चार्ज वाला सेंटर पर है बेटा, तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या आ गया, kq/r माइनस kq/r. आंसर क्या आ गया बेटा, 0. इज दैट क्लियर? तो जब भी अब आप ये क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स राउंड द न्यूक्लियस घूमते हैं इन सर्कुलर पाथ और इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, उनमें भी वर्क डन 0 होता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है. वर्क डन इन ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0. ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं, या आप ऐसे लॉजिकली बता सकते हैं. व्हाट इज बेटा समझ आ गई. नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन कब होगा बेटा, मोशन यूनिफॉर्म कब होगा, जब v कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. और वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी बेटा, जब एक्सीलरेशन v कांस्टेंट होगा या एक्सीलरेशन 0 होगा, राइट. इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस. अब इलेक्ट्रिक चार्ज, जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा यूनिफॉर्म मोशन में है तो आप ये ध्यान रखिए, चार्ज रेस्ट पे रहता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है सराउंडिंग में. चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होता है यानी कांस्टेंट करंट अगर फ्लो करता है बेटा तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा क्योंकि कांस्टेंट करंट होगा, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर फील्ड बनाता है बेटा तो वो दोनों फील्ड किसी पॉइंट पर कांस्टेंट होंगी. बट चार्ज अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है यानी एक्सीलरेटेड मोशन में है तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, विच आर द पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. ये बात बहुत ध्यान से सुनिए आपने कि चार्ज जब बेटा रेस्ट पे होता है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन पे या कांस्टेंट करंट होता है बेटा तो किसी पॉइंट पर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है बेटा. और चार्ज अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन या एक्सीलरेटेड मोशन में है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, विच आर द पार्ट ऑफ EMP. इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बेटा? तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक, खाली मैग्नेटिक फील्ड नहीं, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज करेक्ट. तो आंसर इज सी, राइट. समझ में आ गई बेटा बात. और इसमें हमारा आंसर डी था बेटा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. Two charged spheres of radius 10 cm, 15 cm are connected by a thin wire. No current will flow if we have. अब बेटा देखो करंट, सपोज दो चार्ज स्फीयर है, एक की रेडियस 10 है, एक की रेडियस 15 है. अगर हमने इनको वायर से लगा दिया बेटा, ज्वाइन कर दिया, ये टच कर दिया, तो इस वायर में करंट जब भी फ्लो करेगा बेटा जब चार्ज मूव करें, और चार्ज कब मूव करता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल,
तो अगर दोनों के पोटेंशियल सेम है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो क्या कह रहा है बेटा, नो करंट विल फ्लो व्हेन दीज हैव सेम पोटेंशियल। तो देखते हैं अब कौन सा आंसर होना चाहिए। दे हैव सेम पोटेंशियल, दिस इज द आंसर, राइट। क्लियर हो गई बेटा बात। तो जब भी दो चार्ज बॉडी रखी हुई है बेटा और हमने उनको वायर से कनेक्ट किया या आपस में टच किया, तो वायर में चार्ज या करंट जब भी फ्लो करेगा जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट होगा। अगर पोटेंशियल सेम है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। क्लियर हो गई बेटा बात, समझ में आ गई। तो ये बात जरूर ध्यान रखनी है आपको। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं बेटा, मान लो इसका Q1 चार्ज है, इसकी रेडियस R1 है बेटा, इसका Q2 चार्ज है, इसकी रेडियस R2 है, इसकी सरफेस पे पोटेंशियल KQ1/R1, इसकी सरफेस पे पोटेंशियल KQ2/R2। अगर V1 V2 के इक्वल है, यानी कि Q1/R1 Q2/R2 के इक्वल है बेटा, तो अगर हम इनको वायर से कनेक्ट भी कर देंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, राइट। समझ में आ गई बेटा बात। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन। मैं आपको इसलिए सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें डिफरेंट पोटेंशियल हो, तो कितना चार्ज फ्लो होगा ये भी वो पूछता है बेटा। फिर फाइनल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये सब बातें पूछता है बेटा। तो आपने ध्यान रखना है, चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा जब तक कि दोनों पे पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, याद रखेंगे अब आप ये बात। गुड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि कोई शेल है बेटा, उसकी सरफेस पे हर जगह चार्ज Q है बेटा, और सिग्मा की वैल्यू Q/A है, यानी सिग्मा की वैल्यू हर जगह सेम है। ठीक है, तो क्या पूछा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल शेल। तो अगर सिग्मा की वैल्यू हर जगह सेम है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो जीरो ही होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कौन सा आंसर है बेटा, ये आ गया। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा इसके, वो भी मैं बता देता हूं आपको, पहले भी बताया मैंने, KQ/R², एंड दिस वैल्यू इज σ/ε0। और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, E की वैल्यू वो KQ/R² होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अंदर E 0 होती है, अंदर भी KQ/R होता है, बाहर सरफेस पे E KQ/R² होती है, जिसको हम σ/ε0 भी कहते हैं, और सरफेस पे पोटेंशियल KQ/R होता है बेटा, और ये पोटेंशियल अंदर भी होता है। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होती है बेटा, और बाहर पोटेंशियल KQ/R होता है, राइट। तो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आ रहे हैं बेटा, वो ऐसे आ रहे हैं जैसे पूरे शेल का चार्ज इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। ये बात ध्यान रखेंगे, ये प्रूव करने के लिए भी आता है कई बार। So that electric field outside the sphere is similar to the whole charge of the sphere is concentrated at its center. It is just like, it will behave just like a point charge. Got it बेटा? Next देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point O x y z in space is given by V is equal to 4x. The electric field at point 1, 0, 2. This is 1, 0, 2. Right? अब पोटेंशियल क्या दिया है बेटा, V दिया है हमें 4x²। E क्या होता है बेटा, अब देखो पोटेंशियल x का वेरिएबल है, इसका मतलब पोटेंशियल सिर्फ x डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, और x डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव x डायरेक्शन में होगी। हम इस बात को प्रूव भी कर देंगे, राइट। E का x कंपोनेंट जो आएगा बेटा, वो -dV/dx आएगा, और -dV/dx करेंगे तो बेटा -8x आएगा, और x की वैल्यू रख दो तो कितनी आ गई, -8 × 1, तो -8 वोल्ट पर मीटर। या आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज 8 वोल्ट पर मीटर अलोंग द नेगेटिव x एक्सिस। A part 8 along the negative x axis. Got it? So this is the correct answer. Got it? या तो आप -8 वोल्ट पर मीटर लिख दो प्लस x एक्सिस के अलॉन्ग, या आप खाली ये लिख देंगे बेटा 8 वोल्ट पर मीटर अलॉन्ग नेगेटिव x एक्सिस। दोनों बातें सही है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल x डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, इसका मतलब
इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में नहीं होगी, क्योंकि उस डायरेक्शन में पोटेंशियल का वेरिएशन है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में भी नहीं होगी, ई जेड भी जीरो आएगा। राइट, समझ में आ गई बेटा बात। नेक्स्ट देखते हैं, hollow metal sphere of radius 5 centimeter is charged so that the potential on its surface is 10 volt. The potential at the center of the sphere. मैंने क्या कहा था बेटा, पोटेंशियल अंदर हर जगह वही होता है जो सरफेस पे होता है, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल निकाल लो ना, के क्यू बाई आर करके बेटा। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू कितनी दी है बेटा, क्यू की वैल्यू नहीं दी हमें, नहीं दी। और रेडियस कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर, तो 0.05। ठीक है, hollow metal sphere radius 5 centimeter is charged so that the potential on its surface is 10 volt. Potential at the center, center पे भी वही होगा बेटा। मैंने अभी क्या दिखाया आपको, सरफेस पे पोटेंशियल क्या था बेटा, के क्यू बाई आर। अंदर भी पोटेंशियल के क्यू बाई आर होता है जो सरफेस पे होता है। सेंटर पे पूछा है बेटा, तो आंसर कौन सा आएगा हमारा, 10 वोल्ट ही आंसर होगा इसमें भी बेटा। तो देखते हैं, 10 वोल्ट इज द आंसर। राइट, समझ में आ गई बेटा बात। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये तो बहुत ही आसान है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम किसी चार्ज को कैरी करते हैं बेटा, अब मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है बेटा। ए पॉइंट पे भी पोटेंशियल 10 वोल्ट है, बी पॉइंट पे भी पोटेंशियल 10 वोल्ट है। लेट कर लिया हमने, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो क्यू क्या आ गया बेटा 10 माइनस 10। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन हमेशा जीरो होता है। व्हाट इट, तो नो वर्क इज डन, दिस इज द आंसर। राइट बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अबाउट नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर, ये तो बहुत ही आसान है। नेगेटिव पॉइंट चार्ज है बेटा, कोई चार्ज माइनस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएंगी, और कहां से आएंगी, इन्फिनिटी से। तो डॉटेड दिखा देते हैं बेटा इन्हें। और कितनी आएंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। राइट बेटा, क्योंकि फ्लक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। राइट, समझ में आई बेटा बात। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ग्रुप को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अबाउट नेगेटिव चार्ज किधर होंगी बेटा, सोचो। नेगेटिव चार्ज सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज रेडियली इनवर्ड, सी, तो दिस इज द आंसर। रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज ही होंगी। राइट, समझ में आया बेटा। नेक्स्ट देखो, चार्जेस ऑफ 10/3 into 10⁻⁹ कूलम आर प्लेस्ड at each of the four corners of a square of side 8 centimeter. Electric potential at the intersection of the diagonals. बहुत ही आसान है बेटा। देखो, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है बेटा, और सारे हमने पॉजिटिव ले लिया बेटा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज कर रहा है। ठीक है, अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी, क्योंकि यहाँ +1 चार्ज ले लिया बेटा। ये वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये वाला भी रिपेल करेगा, ये वाला भी रिपेल करेगा, और ये भी रिपेल करेगा बेटा। तो सारी फील्ड लाइंस कैंसिल हो गई, नेट फील्ड जीरो आ गई बेटा। बट पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता। तो पोटेंशियल जो आएगा बेटा, चार चार्जेस हैं, तो 4 kQ/r। और आर की वैल्यू क्या हो गई बेटा, आर की वैल्यू क्या होगी, आर ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आर बेटा। ये ए है सपोज, ये भी ए हो गई, तो ये आ गई बेटा a√2, और आर होगी a√2 का भी हाफ, यानी a/√2। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं अब इसे। 4 के की वैल्यू बेटा 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू क्या है 10/3 इंटू 10⁻⁹। आर, आर क्या है बेटा, ए कितनी है बेटा 8/√2, 8/√2 मतलब 4√2 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये आ गया बेटा। तो 4 से 4 कट गया बेटा, 3 से 9 कट गया, ये 3 आ गया,
राइट। 10⁻⁻² है, ऊपर चला गया 10⁻⁻7 हो गया, एक 10 ये भी था, 10⁻⁻6 हो गया, ये 10⁻9 है तो 10⁻3 बचा, तो कितना आ गया बेटा 3/√2। और ऊपर क्या बचा बेटा -7, और ये था बेटा -7 था, 10⁻⁻2 था, 10⁻⁻9 है, 10⁻⁻7 बचा, 10⁻2 आ गया, राइट। 10⁻2 का मतलब बेटा 300 डिवाइड बाई √2, और 300 को हम लिख सकते हैं बेटा 3 इंटू 10⁻3, राइट, अपॉन √2, तो ये कितना आ गया बेटा 15√2, राइट। 15 ये आ गया बेटा 300/√2 को लिखो, 30 को हमने लिख दिया 15 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन √2, तो ये आ गया 15√2 इंटू 10, तो ये आ गया बेटा 150√2, राइट। समझ में आ गई बेटा बात। अब वोल्ट, अब वो आप चेक कर लेना, सेंटीमीटर में है, चार्जेस कूलम में है, 10⁻⁻9 है, 10/3 10⁻⁻9, तो आप इसे चेक कर लेना। आर आंसर इज 150√2, और हमारे पास दो चॉइस है बेटा 1500√2, और इनमें से वेरीफाई कर लेना कौन सा है, राइट। समझ में आई बेटा बात, यू कैन डू इट। नेक्स्ट देखो बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग ए मैग्नीट्यूड E0 and direction along the positive x-axis exists. If the potential V is 0 at x is equal to 0, then its value at x is equal to 4x will be, ठीक है बेटा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे शो करते हैं बेटा, इक्वली स्पेस पैरेलल लाइन से। तो इस डायरेक्शन में V डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में V डिक्रीज होता है, राइट। अब वो कह रहा है बेटा पोटेंशियल V को 0 मान लो, कहां पर, हमने ये एक्सेस ले लिया बेटा, V को 0 ले लो इस पॉइंट पर, ओरिजिन पर, x इज इक्वल टू 0 पे बेटा वो कह रहा है V 0 है, देन वैल्यू ऑफ x, इट्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू +x, ठीक है बेटा। तो अब आप देखो बेटा E क्या होता है, माइनस ऑफ dV/dx, तो dV क्या आ गया बेटा -E/dx, राइट। dV का इंटीग्रेशन करा क्योंकि हमने V निकालना है, अब इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे पोजीशन से वेलोसिटी निकालते थे डिफरेंशिएट करते थे, वेलोसिटी से डिफरेंशिएट पोजीशन निकालेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे बेटा, dV का इंटीग्रेशन आ गया, और यहां पर बेटा -E0 dx आ गया, ठीक है। अब पोटेंशियल कहां 0 दिया है बेटा उसने, x इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल 0 दिया है, तो यहां पर हमने 0 मान लिया बेटा, x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू x पर यहां v मान लिया हमने। dV का इंटीग्रेशन क्या आ गया बेटा, v -0, इंटीग्रेशन के बाद आया -E0 कांस्टेंट है बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x आया, x -0 वैल्यू पुट कर दी, तो v की वैल्यू आ गई बेटा -E0x, दिस विल बी द आंसर। समझ में आ गई बेटा बात, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चंस में v दिया था, e निकालना था, इसमें e दिया है बेटा, v निकालना है, तो आपने देख लिया कैसे निकाला, e इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV/dx, dV इज इक्वल टू -E/dx, इंटीग्रेशन कर दिया, देन वी हैव फाउंड, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 3 चार्जेस 2q q आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल, यस। देखो बेटा अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चार्जेस क्या है बेटा, इधर +2q है,
इधर माइनस क्यू है बेटा, इधर भी माइनस क्यू है, राइट। अब देखो बेटा, सेंटर पे फील्ड जीरो हो सकती है क्या? ये देखो, सबसे पहले आप चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करता है बेटा, +1 चार्ज, ये +2 क्यू क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये फील्ड आ गई बेटा ए पॉइंट की वजह से। बी की वजह से बेटा बी क्या करेगा, +1 को अटैक करेगा, तो ये फील्ड आ गई। ये अगर ई बी अगर हमने बेटा ई ले ली तो ये 2E होगी, होगी नहीं होगी बेटा, क्योंकि वो चार्ज डिस्टेंस सारी सेम है, डिस्टेंस सारी सेम है, वो चार्ज डबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो गई। तो और ऐसे बेटा सी की वजह से सी वाला भी क्या करेगा, उसको अटैक करेगा, तो ईसी भी ये हो गई, ईसी भी ई हो गई। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 120, राइट। तो ई सी और ई बी का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा, ई सी और ई बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर आएगा, उसमें ई ऐड हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी बेटा, ई नेट जो आएगी वो आएगी बेटा ई ए प्लस ई बी, और इसी का रिजल्टेंट भी ई आएगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल 120 है बेटा। ई ए कितनी थी बेटा, 2E, और ये ई, तो ये आ गई 3E, और ई की वैल्यू क्या है बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो 3 KQ/r² आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर, सेंटर पे, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है। बट पोटेंशियल जो आएगा बेटा वी नेट, पोटेंशियल जो हम निकालेंगे, के पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, सारे चार्जेस के वजह से निकाल के ऐड कर देंगे। चार्जेस के साइन भी रखने हैं, ये जरूर ध्यान रखना है बेटा, आसान चीजें हैं। तो पोटेंशियल जीरो आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो अब चॉइस जरूर चेक करो, फील्ड इज जीरो बट पोटेंशियल इज नॉन जीरो, नहीं गलत है, ए वाला गलत है, बी वाला देखो बेटा, फील्ड इज नॉन जीरो बट पोटेंशियल इज जीरो, बिल्कुल करेक्ट है। समझ आई बेटा, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, फिगर शोज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम ए चार्ज बॉडी इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी आर ई एंड बी। ठीक है, अब आप देख रहे हो बेटा, यहां उतने एरिया से कम फील्ड लाइन पास हो रही है, जितनी फील्ड लाइन पास हो रही है उतने एरिया से यहां पर फील्ड लाइन कम पास हो रही है। तो ई क्या होता है बेटा, 5/a, फाई यहां ज्यादा है, फाई ए ज्यादा है, फाई बी कम है। एरिया दोनों जगह हमने सेम ले लिया, एरिया दोनों जगह सेम ले लिया, यहां फाई ए बी उतना है, फाई बी भी उतना है, फाई बी कम है, तो हमारे हिसाब से ई बी इज लेस देन ई हो गई। गॉट इट, समझ में आ गई बेटा बात, ई बी लेस देन ई हो गई। ई क्या होता है बेटा, 5/a, ए हर जगह हमने दोनों जगह सेम एरिया लिया है। फाइव यहां फील्ड लाइंस कम पास हो रही है, यहाँ फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रही है, तो यहाँ फ्लक्स कम है, यहाँ फ्लक्स ज्यादा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पर कम हो गई और ए पॉइंट पर ज्यादा हो गई। तो कौन सा आंसर होगा, आप खुद वेरीफाई करो। EB is less than EA, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट बच्चों, समझ में आ गई बेटा बात। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें फिगर ओवरलैप कर रही है पर देखते हैं, कोई बात नहीं। ABC is an equilateral triangle, each charge plus Q at the each corner, the electric field intensity at O, तो सोचना ही नहीं है बेटा, जब भी आइडेंटिकल चार्जेस रखे हो सेंटर, आइडेंटिकल फिगर में बेटा, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है बेटा। ये ए है, ये बी है, ये सी है बेटा, ई ए इधर आएगा, ई बी इधर आएगा बेटा, ई सी इधर आएगा, ईबी और ईसी का रिजल्टेंट, ईबी और ईसी का रिजल्टेंट ई डैश बी ई आएगा बेटा, और ई ए भी ई है। ई नेट जो आया बच्चों वो क्या आ गया बेटा, ई डैश माइनस ई ए, ई डैश भी ई है बेटा, ई ए भी ई है, तो नेट फील्ड जीरो हो गई। और अगर नेट फील्ड जीरो है तो यहाँ पर कुछ भी चार्ज रखेंगे उस पर फोर्स भी जीरो आएगा, क्योंकि फोर्स आपको पता ही है Q इंटू ई नेट होता है।
राइट बेटा। तो ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ सकता है वो, और नेट फोर्स भी पूछ सकता है किसी भी चार्ज पे, तो नेट फोर्स 0 ही आएगा। राइट, गॉट इट। 16 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज 2 एट सेंटर, a certain charge is carried from A to B, C, D. ओके फाइन। अब देखो बेटा, मैं बड़ी सी फिगर बना देता हूं। वो कह रहा है एक चार्ज तो हमने प्लस क्यू यहां रख दिया, a certain charge is carried from, अब वो कह रहा है दूसरे चार्ज को हम ए से बी ले गए, सी ले गए, डी ले गए, ई ले गए, ए से बी ले गए बेटा, सी ले गए, डी ले गए, ई ले गए। तो हमारा जो वर्क डन होगा ना बेटा, वो Q इंटू क्यू, जो चार्ज हम कैरी कर रहे हैं, पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल, VB माइनस VA। पोटेंशियल हमेशा फिक्स चार्ज की वजह से निकलते हैं। फिक्स चार्ज वो है जो सेंटर पे रखा हुआ है बेटा, तो इसकी वजह से A पे पोटेंशियल, B पे पोटेंशियल, C पे पोटेंशियल, D पे पोटेंशियल सब जगह सेम होगा, KQ बाई R होगा। तो हर केस में वर्क डन 0 करना पड़ेगा और सेम होगा, ठीक है। ए वाला चॉइस तो बेसिकली लीस्ट अलोंग द पाथ ए बी, वो तो गलत ही कह रहा है बेटा। इज लीस्ट अलोंग द पाथ ए डी, ये भी गलत कह रहा है। इज 0 अलोंग द ऑल पाथ, दिस इज द करेक्ट वन। बच्चों बात समझ में आ गई? अच्छे क्वेश्चंस हैं, बट आप एक बार बेटा एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लेते हो ना, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा अगली बार। तो मेरे साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस में इसलिए करा रहा हूं बेटा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भी कई बार सब्जेक्टिव बन जाते हैं, तो दोनों चीजें हमारी स्ट्रांग हो जाती हैं उस केस में। आगे चलते हैं। The magnitude of electric field intensity E is such that an electron placed in it would experience an electric force equal to its weight. Yes, देखो बेटा सुन लो, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही, वेट किधर लगेगा बेटा, इस पर mg नीचे लगेगा, राइट। समझ में आया बेटा? अब इसका मतलब इसका फोर्स, वेट को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स हमें ऊपर चाहिए। फोर्स क्या होगा बेटा, QE, QE है E इंटू ई। अब नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर कब लगेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसी होगी बेटा कि ई mg को बैलेंस कर ले, तो ई की वैल्यू आ गई mg बाई ई, एंड द वैल्यू ऑफ ई शुड बी डाउनवर्ड, ठीक है। तो हमारा कौन सा चॉइस हो गई बेटा, mg बाई ई, दिस इज द आंसर। गॉट इट? एक बार फिर पढ़ लो। इलेक्ट्रॉन है, वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन हवा में हैंग कर रहा है, नेगेटिव चार्ज है बेटा, mg नीचे लगेगा तो फोर्स ऊपर लगने लगेगा, तभी तो बैलेंस कर पाएगा। और फोर्स नेगेटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि F आप पता है ना, F इजिकल टू क्यू ही होता है बेटा। अगर Q पॉजिटिव है तो F और E की डायरेक्शन सेम होंगी, और अगर Q नेगेटिव है बेटा तो F और E की डायरेक्शन अपोजिट होंगी। यहाँ Q नेगेटिव है बेटा, तो E नीचे होगा तभी तो फोर्स ऊपर लगेगा। गॉट इट? जी में मुझे देखो बेटा, इस क्वेश्चन में ना वो आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं कह रहा है। आइसोलेटेड कंडक्टर होता तो अकेला कंडक्टर होता, बट हो सकता है इस कंडक्टर के पास कुछ और भी चार्ज कंडक्टर हो, जैसे ये है बेटा, ये कंडक्टर है, इसके पास कोई दूसरा चार्ज भी है, तो ये वाला चार्ज इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये क्यू है, तो ये वाला इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा बेटा। और ये अगर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा बेटा, सपोज ये चार्ज बड़ा है तो बड़ा नेगेटिव चार्ज होगा, इसी इसका इफेक्टिव चार्ज बजाय पॉजिटिव के नेगेटिव हो जाएगा, तो इसकी सरफेस पे पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। और अगर नेगेटिव चार्ज इतना इंड्यूस हुआ है बेटा कि पॉजिटिव वाले को बैलेंस कर लिया, उतना सरफेस पे पोटेंशियल 0 भी हो सकता है। तो तीनों चॉइसेस मेरे हिसाब से सही हो सकती हैं। इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि वो आइसोलेटेड वर्ड नहीं कह रहा, आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं है, वो कह रहा है कंडक्टर है, बट उसके सराउंडिंग में कुछ दूसरे चार्जेस भी हो सकते हैं, और उन चार्ज की वजह से इस कंडक्टर पे कुछ भी चार्ज, नेगेटिव चार्ज ज्यादा इंड्यूस हो जाए तो नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, जितना उसमें पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाए तो सरफेस पे पोटेंशियल 0 भी हो जाएगा बेटा। और दूसरा, अगर उस पर पॉजिटिव पोटेंशियल चार्ज इंड्यूस हुआ, पॉजिटिव पहले से था, तो पॉजिटिव पोटेंशियल भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अब इन पर, क्योंकि वो आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं कह रहा, अगर आइसोलेटेड कंडक्टर कहता है तो ये वाली चॉइस सही होती,
ऑलवेज एट पॉजिटिव पोटेंशियल। बट वो कह रहा है कंडक्टर तो उसके आसपास भी कोई दूसरे कंडक्टर हो सकते हैं, तो इसकी वजह से उसकी सरफेस पर पोटेंशियल जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। राइट बच्चों, समझ में आ गई बेटा बात? हाँ, अगर आइसोलेटेड वर्ड कहता तो बात हमारा ए चॉइस का सही होती। गॉट इट? आगे चलते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, रेशियो ऑफ देयर एक्सेलेरेशन। देखो एक्सेलेरेशन क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन मास। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ई की वैल्यू सेम है, स्मॉल ई भी सेम है, तो फोर्स सेम होगा। बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं बेटा, फोर्स यही होगा, बट मास ऑफ प्रोटॉन कहेंगे, और मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स बड़ा है, इसलिए एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन छोटा होगा एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो वो क्या है? रेशियो ऑफ देयर एक्सेलेरेशन, ए एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा होगा क्योंकि मास बहुत छोटा है। द रेशियो ऑफ देयर मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है बेटा? तो रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का होगा, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मासेस के रेशियो पे होगा, तो सी चॉइस सही है। गॉट इट? समझ में आ गई बेटा बात? नेक्स्ट देखते हैं 20th। टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, when the space between them is evacuated, the electric field between the plates is this much, 2 into 10 to the power 5 volt per meter. When the space is filled, ठीक है, अब वो कह रहा है बेटा स्पेस को अगर हमने फिल कर दिया with a dielectric, electric field becomes this much, the dielectric constant। ठीक है बेटा? ठीक है, तो जब हमने बेटा स्पेस को फिल कर दिया, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E1 थी बेटा, E1 की वैल्यू V/d थी। ठीक है, अब हमने किसी मीडियम में फिल कर दिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, पहले 2 into 10⁵ थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई बेटा, तो E की वैल्यू जो आएगी बेटा, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 थी बेटा, तो E2 विल बी E1/εr। राइट बेटा? तो εr क्या आ गया? εr आ गया बेटा E1/E2। E1 है बेटा 2 into 10⁵, E2 is सिर्फ 10⁵, εr आ गया 2। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? समझ में आ गई बेटा बात? नेक्स्ट देखो 21st, इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एन एयर ब्रेक्स डाउन एट E is equal to 3 into 10⁶ volt per meter. The maximum charge that can be given to a sphere of diameter 5 meter is approximately, yes देखो बेटा, मैंने बताया था कि किसी भी कंडक्टर को बेटा चार्ज कब तक देंगे? जब तक कि उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि kq/r² है बेटा, kq/r² है सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो लेस देन और इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहती है। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी थी बेटा? 3 into 10⁶, तो k की वैल्यू हमने 9 into 10⁹ रखी बेटा। क्यों? r क्या है बेटा? डायमीटर 5 है तो रेडियस 2.5 हो गई का स्क्वायर, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी है बेटा 3 into 10⁶। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, q की वैल्यू निकाल लेंगे, एंड दैट विल बी द आंसर। आई थिंक इट शुड कम, दिस इज राइट। समझ में आ गई बेटा बात? देखो 3 3 9, 10⁶ है, 10⁶ आ गया बेटा, तो q की वैल्यू आ गई 6.25 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻⁵। राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई बेटा बात? तो चार्ज जो कूलम में देंगे वो वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं बेटा,
It will be approximately 2 point something. ठीक है, क्लियर हो गई बेटा बात? तो क्यू की वैल्यू निकालनी है, ये आ गया बेटा अप्रोक्सीमेटली -3। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सब राउंड ऑफ वैल्यू दी हुई है, 2 की फॉर्म में दी हुई है बेटा, तो इसको भी राउंड ऑफ करेंगे 2 की फॉर्म में आएगा। व्हाट इट, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 25 माइक्रोकूलम and 36 microcoulomb is 11 centimeter. The point on the line joining them, the electric field intensity will be 0. देखो बेटा, ये तो बहुत आसान है। एक Q1 दे रखा है बेटा 25 माइक्रोकूलम, दूसरा दे रखा है हमें 36 माइक्रोकूलम। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा 11। तो हमने मान लिया बेटा छोटे चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बेटा, +1, ये डिस्टेंस हमने x निकाल ली बेटा। Q1 क्या करेगा, +1 को रिपेल करेगा, ये E1 आ गई, ये E2 आ गए बेटा। नेट फील्ड अगर 0 है तो E1 E2 के इक्वल होगा। E1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, E1 किसकी वजह से फील्ड है, 25 की वजह से, तो K इंटू 25 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन x स्क्वायर। E2 किसकी वजह से फील्ड है बेटा, 36 की वजह से, तो K इंटू 36 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 11 माइनस x का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस 11 सेंटीमीटर है। अभी हमने नीचे दोनों सेंटीमीटर में रहने दिए, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। ए से के कट गया बेटा, 10⁻⁻6 से 10⁻�6 कट गया, 11 माइनस एक्स इधर आ गया, स्क्वायर आ गया, ये भी एक्स स्क्वायर है बेटा, वो 36 डिवाइड बाई 25, इसका अंडर रूट ले लिया बेटा, तो 11 माइनस एक्स अपॉन एक्स 6/5 आया। इसको सॉल्व किया बेटा तो 55 माइनस 5x इज इक्वल टू 6x आ गया, तो 11x इज इक्वल टू 55 आ गया, x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ गया बेटा। तो कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, छोटे वाले चार्ज के पास, बड़े वाले चार्ज से दूर, क्योंकि बड़े वाले चार्ज से डिस्टेंस भी बड़ी होगी तभी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 के इक्वल आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 हो गई बेटा, Q1 के पास, यानी 25 माइक्रोकूलम्स के पास। गॉट इट, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 25 माइक्रोकूलम। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट बेटा, समझ में आ गई। बट इस केस में अगर वो ये कहता बेटा पोटेंशियल का 0 होगा, तो पोटेंशियल 0 हो ही नहीं सकता सिवाय इन्फिनिटी के, क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। अब दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव आएगा किसी पॉइंट पर, और दो पॉजिटिव वैल्यू का सम कहीं 0 नहीं हो सकता। तो पोटेंशियल कब 0 होता है बेटा, जब दो चार्जेस अनलाइक नेचर के हों, तो पोटेंशियल दो जगह 0 होता है, एक बीच में और एक बाहर। बाहर किधर, छोटे वाले की तरफ, ये ध्यान रखना। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। दो लाइक चार्जेस हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां 0 होगी, बीच में, पोटेंशियल कहीं भी 0 नहीं होगा। अनलाइक चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर 0 होगी और छोटे वाले की तरफ। पोटेंशियल दो जगह 0 होगा, बीच में भी 0 हो सकता है और बाहर भी 0 हो सकता है। और बाहर किधर की तरफ बेटा, छोटे वाले की तरफ। बाहर का मतलब अलोंग द सेम लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। गॉट इट, समझ में आ गई बेटा बात। नेक्स्ट देखते हैं, two spheres A and B of radii 4 and 6 centimeter are given charges of 80 microcoulomb and 40 microcoulomb. These are connected by a fine by the amount of charge flowing from one to other. Yes, देखो बेटा, फिर मैंने यही क्वेश्चन आ गया। अब चार्ज कब फ्लो होगा बेटा, जब उनकी सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंट होगा। चार्ज कब फ्लो होगा बेटा, जब उनकी सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंट होगा। क्लियर हो गई बात। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बेटा कि एक ही सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा। एक ही सरफेस पे पोटेंशियल हो गया बेटा वी ए के, क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, क्यू दे रखा है 80 माइक्रोकूलम, 80 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन रेडियस कितनी दे रखी है बेटा 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻⁻2
कितने वोल्ट आ गया पोटेंशियल ए की सरफेस पे। बी की सरफेस पे कितना आया बेटा, फिर से के, उसका भी चार्ज सेम है बेटा, उसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब आप खुद देखो बेटा किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा ना, डिवाइड कम कर रहे हैं, वहां डिवाइड ज्यादा कर रहे हैं, तो वी ए विल बी ग्रेटर देन वी बी। तो अगर हम इनको वायर से कनेक्ट कर रहे हैं बेटा, तो पोटेंशियल कहां से कहां फ्लो होगा, छोटे वाले रेडियस से बड़े वाले रेडियस पर। और जब तक होगा बेटा, जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, तो हम इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो मान लो स्मॉल क्यू चार्ज फ्लो किया बेटा उसने, तो के उस पर चार्ज था बेटा 80 माइक्रोकूलम, 80 माइनस क्यू, ठीक है, उसकी रेडियस थी 4 सेंटीमीटर। दूसरे का चार्ज था बेटा, चार्ज उतना ही था, 80 प्लस क्यू हो गया उसमें चार्ज का फ्लो, चार्ज बेटा एक पर 80 माइनस क्यू हो गया, तो दूसरे पे 80 प्लस क्यू हो गया, तो उसी का चार्ज तो दूसरे पे गया। उसकी रेडियस कितनी है बेटा 6 सेंटीमीटर। के से के कट गया बेटा, 2 2 4, 2 3 6, तो 3 इंटू 80 240 आ गया बेटा, माइनस 3 क्यू, 2 इंटू 80 160 आ गया बेटा, माइनस प्लस 2 क्यू, 3 क्यू उधर चला गया बेटा, 5 क्यू हो गया, ये इधर आ गया बेटा 5 क्यू, 160 240 में से तो 80 आ गया बेटा, तो क्यू की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, तो 16 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो होगा कहां से कहां बेटा, ए टू बी। 16 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो होगा बेटा ए टू बी। दोनों पे चार्ज सेम था, 80 माइक्रोकूलम था, एक ने क्यू चार्ज फ्लो किया, दूसरे पे क्यू आ गया, उसकी रेडियस 4 थी, दूसरे की रेडियस 6 थी बेटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 80 240 आ गया, माइनस 3 क्यू, 280 160 आ गया, प्लस 2 क्यू, उधर चला गया बेटा 5 क्यू, 80 बचा तो क्यू 16 माइक्रोकूलम आ गया। तो 16 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो होगा कहां से कहां बेटा, ए टू बी। गॉट इट, सो दिस विल बी द आंसर। समझ में आ गई बेटा बात। नेक्स्ट देखते हैं 24th। अ चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, it will travel always along a line of force, along a line of force if its initial velocity is 0, along a line of force if it has some initial velocity in the direction of acute angle with line, along a none of these। अब देखो बेटा, सपोज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अब देखो आपको समझाता हूं, राइट। अगर चार्ज पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर है, यानी कि u 0 है बेटा, और फोर्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगेगा, फोर्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगेगा बेटा, तो एक्सेलेरेशन भी इधर आया। जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं बेटा, तो हमेशा पाथ स्ट्रेट लाइन रहता है। तो हर पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी, इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी इधर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो फिर से चार्ज पार्टिकल हमेशा किधर मूव करता रहेगा बेटा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, राइट। बट शर्त यही है बेटा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, अब जैसे बेटा कोई भी पार्टिकल है, अगर हम ड्रॉप करते हैं किसी चीज को, u 0 है, g नीचे लग रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में ही जाता है बेटा, वो अलोंग द ग्रेविटेशन फील्ड लाइन ही चलेगा। बट अगर इनिशियल वेलोसिटी सपोज हमने इधर दे दी बेटा, और g इधर है बेटा, तो अब वो पाथ उसका अलग हो जाएगा। इसका मतलब इट विल नॉट मूव अलोंग द ग्रेविटेशन फील्ड लाइन। गॉट इट, समझ में आ गई बेटा बात। तो मैंने डिटेल में समझा दिया 24th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 25th क्वेश्चन। इफ E is the electric field intensity of an electrostatic field line,
then the electric energy density is proportional to, अब देखो बेटा ये तो हमने प्रूव किया था, एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते थे, दिस वाज एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसका मतलब यू ई इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 26, a metallic sphere has a charge of 10 microcoulomb, a unit positive charge, negative charge is brought from A to B, both 100 centimeter away from the sphere, but A being east while B being west. The net work done, एक मेटल की स्फीयर है बेटा, इस पर चार्ज दिया उसने 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, डिटेल में करते हैं। यूनिट नेगेटिव चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम ए टू बी, बोथ 100 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्फीयर, ये भी 100 है बेटा, और बी पॉइंट सपोज यहां है बेटा, ये भी 100 है, वाइल बी बीइंग वेस्ट, बी वो कह रहा है वेस्ट में, तो चलो कोई बात नहीं, बी इधर ले लिया आपने बेटा। द नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, वर्क डन क्या होता है बेटा, क्यू इंटू वीबी माइनस बी, तो पोटेंशियल जो निकालते हैं फिक्स चार्ज की वजह से निकालते हैं, फिक्स चार्ज ये है बेटा, तो जो वी ए आएगा वही वी बी आएगा बेटा, और वर्क डन होता है क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए, इसका मतलब वर्क डन 0 ही आएगा, सो विच विल बी द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर, गॉट इट। समझ में आगे बेटा बात। 27 देखते हैं, two charges plus 4e and plus e are at a distance x apart. At what distance a charge must be placed from the plus e so that it is in equilibrium? बहुत आसान है बेटा, एक चार्ज प्लस 4e है, दूसरा चार्ज प्लस e है बेटा, अब वो कह रहा है वो कहाँ रखें कि इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब उसी चार्ज पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, हमने क्यू रख दिया बेटा, ये डिस्टेंस x ले ली, ये डिस्टेंस हमने a ले ली बेटा, ये डिस्टेंस हो गई x माइनस a, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस x है। ये वाला क्या करेगा बेटा, अगर ये पॉजिटिव है सपोज, ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, F1 F2 के इक्वल होगा बेटा, F1 क्या है बेटा, K 4e Q अपॉन ये डिस्टेंस हमने a लिए बेटा, तो a स्क्वायर, F2 क्या है बेटा, K E Q अपॉन ये डिस्टेंस क्या बची बेटा, x माइनस a का स्क्वायर, अब ये 4e है बेटा, ये e है, के ई कट गया, q से q कट गया बेटा, यहां बचा 4, तो x माइनस a अपॉन a इज इक्वल टू 1/2 आ गया बेटा, 2x माइनस 2a इज इक्वल टू a आ गया बेटा, x की वैल्यू क्या आ गई, 3a/2, और a की वैल्यू बेटा 2x/3, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, a किससे डिस्टेंस लिए, so that charge is in equilibrium. At what distance a charge q must be placed from charge plus e से पूछा है बेटा, प्लस e से, तो अगर हमारी x की वैल्यू यहाँ हमने जो a लिया था बेटा, a जो आ रहा था हमारा 2x/3, वो प्लस 4e से आ रहा था, तो e से कितना आएगा, x/3, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, गॉट इट। समझ में आ गई बेटा बात। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो, देखो बेटा नेक्स्ट इज द uncharged sphere of metal is placed in between two charged plates as shown. The electric field lines force. अब देखो बेटा, uncharged sphere of metal, metal मतलब कंडक्टर, और कंडक्टर को जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं बेटा, कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है बेटा, कंडक्टर को रखते हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो इसका मतलब इसके अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाएंगे ही नहीं हम, राइट बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर की, अब देखो बेटा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली एंटर करती है किसी भी चार्ज कंडक्टर के, और नॉर्मली निकलती है, तो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का व्यू ऐसे होगा और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिखाएंगे क्योंकि कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर नेट फील्ड जीरो होती है, तो वी हैव नॉट टू शो द फील्ड लाइंस। गॉट इट? तो कौन सी फिगर सही होगी बेटा? आपको लग ही रहा है इसमें ये पॉजिटिव प्लेट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा बेटा, और पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू बैलेंस अ प्रोटॉन ऑफ मास दिस मच एंड चार्ज दिस मच। ये तो बहुत ही आसान है बेटा, प्रोटॉन है प्लस ही चार्ज है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर होगी, तभी तो फोर्स ऊपर लगेगा बेटा, और वो फोर्स ही इसके वेट को बैलेंस करेगा। तो E इज इक्वल टू एम जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछा है बेटा, वो mg बाई ई, राइट? समझ आ गया? अब प्रोटॉन का मास भी दिया है बेटा, चार्ज भी दिया है, तो वी कैन फाइंड इट इजीली एंड दैट्स द आंसर। गॉट इट? समझ में आ गई बेटा बात? On rotating a point charge having a charge q around a charge q in a circular orbit radius r, ये तो बेटा आसान है, कोई चार्ज q सेंटर पे बेटा, और दूसरे चार्ज q को हम किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं बेटा, तो वर्कडन जो आएगा q इंटू वीबी माइनस वी आएगा, और वीबी और वी हमेशा फिक्स चार्ज जो कि सेंटर पे है उसकी वजह से पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, इसका वैल्यू जीरो आएगी बेटा, तो वर्कडन इज ऑलवेज जीरो। अब वैसे भी बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव नेचर के, तो कंजर्वेटिव नेचर में किसी भी क्लोज पाथ में किसी चार्ज को मूव कराने में वर्कडन जीरो होता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? तो आज बेटा हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं इसके एमसीक्यू वाले पीडीएफ के, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कुछ कुछ कवर किया है, बट अभी भी पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटेंस वाला टॉपिक रहता है, वो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, और हर बार मैं आपको कोशिश करूंगा 50 क्वेश्चंस बताने की, बट क्योंकि क्वेश्चंस बड़े होते हैं मैं हर चीज आपको समझाता हूं, तो 50 क्वेश्चन नहीं हो पाते इन एन आवर, तो अभी हमने 30 क्वेश्चन ही कंप्लीट किए, बट इससे पहले मैं वन शॉट डाल चुका हूं बेटा चैप्टर 2 का, आप देख सकते हैं, वहां आपको मजा आएगा, यही चीजें हैं। और इसके आगे जो टॉपिक है बेटा वो है कैपेसिटेंस और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल तक हमने किया, बट इसको भी करेंगे, तो आप देखते रहें, एंजॉय करते रहें, और अपने आप को अपग्रेड करते रहें। नेक्स्ट वीडियो भी मैं डालता हूं जल्दी से। ओके बच्चों।